Okay, good afternoon, class. Good morning, class. Good morning, sir. Okay. तो लास्ट गुड क्लास मॉर्निंग में सर। हमने मोर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच पढ़ रहे थे और मोर्फोलॉजी में हमने ये सब चीजें पढ़ ली थी द स्क्लेराइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हेड और ये माउथ पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। देखिए माउथ पार्ट्स के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा। ओके, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ माउथ पार्ट्स के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन। वो कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट है मस्किटो के अंदर। लेकिन अगर आप मस्किटो को ऑब्जर्व करें, if you observe मस्किटो, तो जो मस्किटो होता है वो आपकी स्किन को पियर्स करता है, ब्लड को सक करता है। तो उसका जो माउथ पार्ट है वो कैसा है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है। हालांकि स्ट्रक्चर वही है, लैब्रम है, लेबियम है, मैंडिबल है, मैक्सिला है ना। स्ट्रक्चर आर द सेम, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेबियम, वही सब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं, स्ट्रक्चर्स आर लाइक सेम। तो स्ट्रक्चर सेम यही वाले, लेकिन मॉडिफाइड अलग अलग तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेबियम होता है वो प्रोबॉसिस में मॉडिफाई होता है, एक्सटेंडेड सा स्ट्रक्चर होता है प्रोबॉसिस, उसमें मॉडिफाई होता है कौन, लेबियम। तो उस तरीके से वो पियर्सिंग एंड सकिंग में हेल्प करता है। अच्छा, फिर स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट से हाउस फ्लाई का। स्पंजिंग क्या है, जैसे ना इसको स्पंज बांध देते हैं ना, ऐसे करके टाल देके ऐसे ऐसे दैट काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो दैट इज लाइक स्पंजिंग, अपने फेस को स्पंज करते हैं हम लोग, है ना, body को। तो दैट इज स्पंजिंग, वैसा कुछ। तो इसमें क्या होता है, मतलब समझिएगा बात। हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई मान लीजिए फूड पे बैठी, फूड पे बैठने के बाद वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगी, सलाइवा वगैरह, सलाइवा रिलीज करेगी, सलाइवा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। फूड बाहर ही डिजोल्व हो जाएगा। फूड जब बाहर ही डिजोल्व हो जाएगा तो उसको वहीं से स्पंज कर करके अपने जो भी माउथ पार्ट से उसे इंजेस्ट कर लेंगे। दैट इज स्पंजिंग काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ ईटिंग द फूड। और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डज द सेम थिंग, बट इट डज ओनली सकिंग विदाउट पियर्सिंग। मतलब बटरफ्लाई क्या करेगी, फूल के ऊपर जाएगी और रस को सिर्फ सक करेगी बिना कुछ भी पियर्स करे। ऐसे को इसको बोलते हैं साइफनिंग। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या शेक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, आप स्ट्रॉ से कुछ पी रहे हैं तो आपसे दैट इज साइफनिंग, ठीक है ना, लाइक सकिंग विदाउट पियर्सिंग। नेक्स्ट है लैपिंग। लैपिंग ये हनी बी का मेथोडोलॉजी है। ये फ्लावर को लैप करती है। लैप मतलब आप समझे ऐसा कुछ जैसे कि द वे कैट ड्रिंक्स द मिल्क, है ना, cat drinks the milk, doesn't have lips to like suck it off, doesn't drink it like with a straw, just takes its tongue and moves the tongue all around, okay, giving it a gentle strokes, striding it away. So that way the cat brings the milk, and that is what is lapping. Just move the tongue in a gentle strokes over the okay.
So that is lapping. So that kind of mechanism of ingesting is of the honey. So I think that's pretty clear that the mouth parts can be modified for different mode of ingestions. Now again, getting to evolution, when single mouth part or a single structure, okay, labrum labium, okay, these are a kind of group of similar structures. When they are modified for different functions, then according to evolution, we consider it the divergent evolution. Okay, so this is a very good example of divergent evolution. Okay, so should remember that the mouth parts of the arthropoda exhibit homology. You can also consider them homologous. They exhibit homology, and they also exhibit divergent evolution. So I suppose that's clear, pretty clear to everybody. Anybody having any doubt regarding the mouth parts? Looking further towards the digestion of arthropoda or cockroach. No, sir. As said that you don't have any doubts, so we'll be moving further towards the physiology of cockroach, and the physiology of cockroach includes digestion, respiration, excretion, nervous system, and the reproductive system. So, in the number, the first one on the list is digestive system. So, we'll start with the digestive system. Now, again, give me some time, like 2 to 3 minutes. I'll just draw the diagram, label the diagram, and then I'll explain you step by step. Anybody want to get a picture of that? Just to get quickly because I'm going to just erase this one now. I hope you did.
किसी ने केमिस्ट्री की डीपीपी की, वो जो लिमिटिंग रिएजन वाली थी। तुम इस समय ये डिस्कस कर रही हो? क्या कह रही हो? ये तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। क्लास के समय ये डिस्कस कर रही हो? केमिस्ट्री की थोड़ी चल रही है। अरे लेकिन फिर भी पूछ रही थी किसी ने डीपीपी की या नहीं। इट्स ओके अगर नहीं। Hey, सॉरी। it's okay. You can discuss whatever you want. It's okay from my side. I'm just doing my work. सॉरी You सर। do your work. मैं ऐसा नहीं I'm not like that. मेरी क्लास में periodic chemistry, physics, botany, zoology, your social life, whatever you want, your whatever whatever you feel comfortable, you can just talk. Any just really matter.
Okay. So pay attention everybody. हम थोड़ी सी चीजों पे डिस्कस करेंगे. Just give me a second. मैं थोड़ा सा आपको ओके. आई सपोज आपको पूरा ब्लैक बोर्ड आइडिया एटलीस्ट इतना पार्ट क्लियरली नजर आ रहा होगा. बाकी मैं आई जस्ट एडजस्ट द कैमरा व्हेनेवर रिक्वायर्ड. Yes. ओके. तो आइए बात करते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. पहले मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. ओके. सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में जो बनाया गया है दैट इज द elementary canal of the cockroach. Okay, so this is the elementary canal of the cockroach. ठीक है. अब इस elementary canal में आप ध्यान से मैं एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक जाऊँ. We have a mouth. There must be an esophagus which has not been labeled. This is the pharynx. And this is esophagus. Okay. Right. So let's start it again. So we have the mouth. Mouth के बाद we have pharynx, esophagus, then the stomach. Okay. So the stomach is divided into two parts. One is the crop, the bigger one, and the lower with this orange streak is the gizzard. So we have this crop and the gizzard, and then we have this structure which is like a bit folded from that region. Of course, it is not folded actually. मतलब ये जब पिक्चर नहीं देखनी एनसीईआरटी को ऐसे फोल्डर रखा होता है ऐसे बहुत लंबा होता है तो वो ऐसे ऑयल रहता है ना. बाकी इसको आप स्ट्रेट खींचते हैं तो स्ट्रेट रहेगा. ओके. So that is a bit covered. Well, that is this which is a male gut, the also known as mesenteron. See, enteron means intestine or gut. So mes means the middle one. That is the mid gut or mesenteron. And then we have the hind gut. We have rectum and the anus. So apart from these, we have four more structures. We have salivary glands. We have salivary reservoir near the pharynx. Then at the junction of the foregut and the midgut, let me tell you, there is a midgut, okay, and which is just below the gizzard, and just above these malphigian tubules. So there is a midgut just above the malphigian tubules, and just below the hepatic CK or just below the gizzard.
Okay, so from here to here we have the midgut. So anything below the midgut is the hindgut, also known as proctadeum. There it is labeled proctadeum. And anything above the midgut is the foregut. So we have the entire alimentary canal divided like foregut, midgut, and the hindgut. Okay, so something extra is at the junction of hindgut and midgut, lower region, you will see there's structures known as Malpighian tubules. These are important. They are excretory structures. How do they work? I'll just explain you at the latter moment. Then, between that gizzard and the midgut, or you can say between the foregut and the midgut, you at their junction, you will find another tubule-like structure, though quite less in number than Malpighian tubule. तो Malpighian tubule से काफी कम है नंबर में, तो 6 से 8 ही होते हैं, just 6 to 8 only, and that is hepatic CK, whereas Malpighian tubules can be 100 to 150. तो नंबर बहुत ज्यादा, नंबर बहुत कम है, that is hepatic CK. ठीक है. The third structure that is extra in the alimentary canal you see is the salivary reservoir, and the fourth one is the salivary gland. Okay. So वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. सब लोगों को ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस. Is it an issue with everybody or just a few of them? So what did you not understand because of the breaking of voice? I can repeat that again, Shivani. Just a second. I just test the. That's fine. Speed is okay. I believe that there is some issue from your guys' side or some network issue. So what do I need, Shivani, to repeat? So no, not to repeat. No need to repeat anything. But it's just that कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी तो. Okay. तो जो मैंने बताया सब में आ गया ना. चलें कंटिन्यू. सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट पार्ट जो भी आपने बताया. कहाँ से मतलब एग्जैक्टली आपने जहां तक सुना ना, जहां तक वो लास्ट एकदम क्लियर था, वो बता दो, मैं आगे से रिपीट कर दूँ. सर 6 to 8 आपने बताया था हिपैटिक ठीक है. ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हिपैटिक सीके जो है वो कम है, 6 से 8 ही है, whereas Malpighian tubules जो है वो ज्यादा है, वो 100 से 150 है, 100-150 है. ठीक है ना. और फिर मैंने बताया कि इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्लाइवरी रिजर्वायर है यहाँ पे और स्लाइवरी ग्लैंड. ठीक है, इतना ही बताया. अब मैं थोड़ा सा स्लाइवरी ग्लैंड के रिजर्वायर के बारे में बताता हूँ. एक्चुअली होता ये है कि कॉकरोच सलाइवा प्रोड्यूस करता है. ओके. सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है वो सलाइवरी ग्लैंड. पेयर में वो देखिए, एक पेयर यहाँ, एक पेयर वहां. पेयर्ड ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है. सलाइवा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं. मतलब इसमें अमाइलेज है, प्रोटीएज है, और सेलुलेज है, और काइटिनेज है. हालांकि सेलुलेज जो है वो सलाइवा में एक्चुअली होता, वो ओरल कैविटी में आ जाता है बिकॉज ऑफ लिटिल बिट सेलुलेज होता है, और वो जो भी सेलुलेज आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बैक्टीरिया है उसकी वजह से आ रहा है. सेलुलेज कभी भी ना, सेलुलेज कभी भी कोई भी वर्टिब्रेट या कोई बड़े ऑर्गेनिज्म रिलीज नहीं करते, हमेशा बैक्टीरिया रहेंगे, प्रोकैरियोट्स लाइक ऑर्गेनिज्म ही रिलीज करते. ठीक है ना. तो इवन जो आपकी दीमक है, व्हाइट एंड्स वगैरह हैं जो आपके फर्नीचर को खा जाती हैं, आपको लगता है कि सेलुलोज खा रही हैं, एमिसेलुलोज खा रही हैं, वो एंजाइम्स भी वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते, उनके अंदर हार्बर करने वाले कुछ प्रोटोजोअन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो सेलुलेज कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट या एक बड़ा ऑर्गन रिलीज नहीं करेगा, कॉकरोच भी रिलीज नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं उसकी बॉडी में, लेकिन हाँ उसके बारे में काम कर रहा है. चिटिनेज भी रिलीज होगा तो वो इस दूसरे कॉकरोच को भी खा सकता है. तो कॉकरोच एग्जिबिट्स
कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म आपको पता होना चाहिए कि जब एक स्पीसीज अपने स्पीसीज को खाता है तो उसे कैनाबिलिज्म कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर एक ह्यूमन ह्यूमन को खा रहा है, दैट इज कैनाबिलिज्म। ठीक है, तो कॉकरोच एग्जिबिट्स कैनाबिलिज्म। ठीक है ना, तो खा भी सकते हैं, मतलब काइटिनेज एंजाइम लाइक दिस ऑलवेज डिस्क्राइब। ठीक है, तो सलाइवा में काफी सारे एंजाइम्स हैं, मतलब इसकी डाइजेशन इसके बकल कैविटी में ही शुरू हो जाती है, केमिकल डाइजेशन। अब सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली सलाइवरी ग्लैंड्स है, और ये प्रोड्यूस करके जैसे कि हम देख रहे हैं रिजर्वॉयर रिजर्वॉयर में स्टोर करते हैं, तो रिजर्वॉयर में सलाइवा स्टोर करेगा और फिर वो सलाइवा रिलीज होगा रिजर्वॉयर से। तो स्टोर और रिलीज करने के लिए रिजर्वॉयर, प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बंगल कैविटी में डाइजेशन हो गया, थोड़ा बहुत केमिकल डाइजेशन हुआ, and then the food moved towards the crop. And a crop is like a bag-like structure. And of course, your stomach is also a bag-like structure. Crop is responsible for storage of the food. It is responsible for the storage of the food. Crop में खाना स्टोर होगा, and ऐसा हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन इज कंटिन्यूअस। क्रॉप के अपने एंजाइम्स नहीं है डाइजेशन के लिए, बट यस जो एंजाइम बकल कैविटी में काम करना शुरू किए थे वो क्रॉप में भी काम करते रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा कोई इनएक्टिवेशन का नहीं हुआ है। डाइजेशन कंटिन्यूस, but there is no specific enzymes released in crop by itself. Okay, now अब क्रॉप के नीचे थोड़ा स्ट्रक्चर है gizzard, और gizzard is important because it has 6 chitinous। देखिए गिजार्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ गिजार्ड ना एक चीज है जो आपने जो आपको एनिमल्स में दिखेगा, आर्थ्रोपोड्स में दिखेगा, रेप्टाइल्स में दिखेगा, बर्ड्स में भी दिखेगा, और सब में फंक्शन एक ही करेगा, जी फॉर गिजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंडिंग। तो गिजार्ड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग। तो खाना इसमें जाता है, खाना इसमें ग्राइंड होता है। ठीक है ना, बर्ड्स के पास दांत नहीं होते, तो बर्ड्स छोटे छोटे कंकर खाते हैं, पत्थर छोटे छोटे खा लेते हैं, वो गिजार्ड में स्टोर कर लेते हैं। स्लोली ग्रेजुअली पत्थर शार्प हो जाते हैं, फिर खाना जब उनके गिजार्ड में आता है उस पत्थर से वो उस पानी खाने को ग्राइंड करते हैं। तो गिजार्ड इज फॉर ग्राइंडिंग। और कॉकरोच के पास अपने ही बने हुए 6 काइटिनस टीथ हैं गिजार्ड के अंदर। ठीक है ना, जहाँ पे वो डाइजेशन कर सके। क्रॉप में स्टोर रह रहा है फूड, और थोड़ा थोड़ा फूड जितना गिजार्ड में आ सकता है वो आया, ग्राइंड हुआ, ग्राइंड होके नीचे मूव कर गया। नीचे कहा, इन द मिड कट। फिर थोड़ा फूड आया, मिड कट में आ गया। इस तरीके से फूड कीप ऑन मूविंग मूविंग इन द मिड कट। अब मिड कट में एक और चीज होती है, फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसे बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। मैं नाम लिख देता हूँ, मैंने मेम्ब्रेन का नाम लिखा, मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक। ओके, तो फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, मिड बनाएगा, उसको बोलेंगे पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है ना, फूड के पैकेट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, मतलब आप ये समझिए एक मोटा लंप है फूड का, आपने उस पर एंजाइम रिलीज कर दिया, तो सरफेस सरफेस पे काम करेंगे, अंदर वो यू नो मतलब कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। भाई ये आपने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप लेट्स से आपने एक बड़ा सा आलू लिया, फ्राई कर दिया, हाँ, बड़े से आलू लिया, उसे फ्राई कर दिया, तो बाहर बाहर से तो अच्छा क्रिस्पी अच्छा फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर वो कहीं ना कहीं कच्चा रह जाएगा। आपने ऊपर मसाले लगाए, नमक लगाया, मिर्च मसाला लगाया, उसे तल दिया, तो बाहर तो अच्छा फ्लेवर आएगा, बीच में से वो कच्चा रह जाएगा। तो अगर फूड के ऊपर भी ऐसे एंजाइम रिलीज करते तो वो अंदर से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फूड के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं ताकि फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, तो इंडिविजुअल पैकेट्स बनते हैं, पैकेट बनते हैं बाय पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब वो पैकेट्स बन जाते हैं, एंड दोस पैकेट्स आर लाइक permeable for enzymes released by hepatic C। तो hepatic C क्या आप समझ लीजिए, पैनक्रियाज और लिवर दोनों का काम कर रहा है कॉकरोच के लिए। It releases some enzymes, digestive enzyme, protease, nuclease, lipase, जो भी enzymes आप जानते हैं, all kind of enzymes, and ये फूड पे काम करता है, फूड का फर्दर डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो फूड का मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, सब कुछ
मेजर कहाँ पे होगा, उसके मिड गट में होगा। फिर स्लोली ग्रेजुअली फूड नीचे मूव करता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे एक वाल्व है फोरगट और मिडगट के बीच में, जो कंट्रोल कर रही है मूवमेंट को कि फूड बैक फ्लो ना जाए। और इस वाल्व को हम बोलते हैं दी स्टोमाडियल वॉल्व। स्टोमाडियल वॉल्व, क्योंकि स्टोमाडियम और मिडगट के बीच में तो स्टोमाडियल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो मिडगट में खाना डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, बाहर। और बाहर क्या है, ब्लड है, क्योंकि कॉकरोच है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बाहर ब्लड में सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, जब नीचे जाएंगे तो यहाँ रास्ते में मिलेंगे मल्टीजेंट टिब्यूल्स। अब मल्टीजेंट टिब्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ये इधर ब्लड में डूबे हुए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑरेंज शेड से जो बनाया है, दैट इज, मैं थोड़ा सा कैमरा आपके थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन get a better insight into it. Okay. Okay. So ये और जो शेड वाला पार्ट है, that is kind of a blood. Okay. और इसमें मल्टीजेंट टिब्यूल है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है ना, बाकी टिश्यूज भी हैं बॉडी में। बाकी टिश्यूज ये तो डाइजेस्टेड चीजें हैं, उसको लेंगे और लेके मेटाबॉलिज्म करेंगे और नाइट्रोजनस बेस वगैरह बनाएंगे। और मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरेट, यूरेट क्रिस्टल्स या यूरेट फॉर्म में बनाएंगे। और यूरेट सोडियम के साथ जुड़ेगी, सोडियम यूरेट पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में मेजर होगा। तो सोडियम यूरेट होगा, पोटेशियम यूरेट होगा ब्लड में बहुत सारा, और दूसरे नाइट्रोजन बेस्ड होंगे, उन सबको एब्सॉर्ब करेगा हमारा नाइट्रोजन डिफ्यूज। और ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनके पास जो एपिथेलिया है वो कम, वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया, आपको पता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलिया इजी होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस को फ्रॉम द ब्लड, यानी ब्लड को खाली कर देते हैं नाइट्रोजनस बेस से। और फिर माल्फिजन टिब्यूल्स को सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। किसमें, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके उसको रिलीज कर देते हैं गट में। तो यहाँ पे भी एनलेट्स के जैसे हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस्ड एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने सोडियम यूरेट पोटेशियम यूरेट लिया, उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया और रिलीज कर दिया एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, सारा नहीं कन्वर्ट होगा, तो जब एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा थोड़ा सोडियम यूरेट भी जाएगा, थोड़ा पोटेशियम यूरेट भी जाएगा, एंड ऑफ कोर्स काफी सारा यूरिक एसिड भी जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कॉकरोच। मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉकरोचेस या एनालिड्स, सॉरी द आर्थ्रोपॉड्स, दे आर यूरिकोथेलिक या यूरिकोथेलिक। अच्छा, यूरिकोथेलिक जब आप बोल रहे हो तो याद रखिए आप इंसेक्टा को बोलेंगे, है ना, क्योंकि जो वो होते हैं ना प्रॉन्स, क्रैब, जिसे क्रस्टेशियंस बुलाते हैं, दे आर अमोनोचेलिक, वो अमोनोचेलिक। और इवन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, दे आर गुआनोचेलिक, वो गुआनिन रिलीज करते हैं। यस, मैं उसी गुआनिन की बात कर रहा हूँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की बात कर रहा हूँ, उसी गुआनिन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली गुआनिन इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो वो भी यूरिक एसिड बना रहे होते हैं, तो यूरिक एसिड नहीं बनाते, पहले ही गुआनिन की फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस रिलीज कर देते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। तो दे आर गुआनोचेलिक। इंसेक्टा आर यूरिकोटेलिक, whereas crustaceans are ammonic. ठीक है, तो that is all about the excretion. तो माइग्रेटेड सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने अभी क्या बोला? ओके, आई रिपीट। मैंने कहा कि crustaceans are ammonic, ठीक है, and this insects are uricotelic, and ये क्या है इसका बस, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, दे आर गुआनोचेलिक, दे रिलीज गुआनिन एज नाइट्रोजनस वेस्ट। ये बोला मैंने, ठीक है शिवानी? यस। ओके ओके, तो अच्छा, तो एक्सक्रीशन तो नाइट्रोजन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ में एडिशन भी ये बताना चाहूंगा कि कॉकरोच के पास इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट है। तो हम डाइजेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन की स्टडी कर रहे हैं। तो malpighian tubules, there are other structures as well which are important for
as its excretion. One among the following is uricose gland. अब यूरिकोस ग्लैंड क्या है? इट इज आपको आगे बताऊंगा। कॉकरोच के मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल ये सिर्फ मेल नो मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज समथिंग नोन एज यूट्रिक्युलर ग्लैंड। उस यूट्रिकुलर ग्लैंड जिसको आप मशरूम ग्लैंड बुलाते हैं उसमें स्मॉल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके लॉन्ग ट्यूब्यूल्स को हम यूरिकोस ग्लैंड बुलाते हैं। मतलब कह सकते हो कि यूरिको यूट्रिकुलर ग्लैंड का ही एक पार्ट है यूरिकोस ग्लैंड। हम आगे पढ़ेंगे यूट्रिकुलर ग्लैंड, डोंट वरी अबाउट। अभी करता क्या है? इट स्टोर्स द यूरिक एसिड। इट स्टोर्स द यूरिक एसिड। ये स्टोर करता है और रिलीज करता है ओनली ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सिर्फ जब कॉकरोच कॉपुलेट कर रहा होता है उस टाइम पे ये रिलीज कर देता है यूरिक एसिड। ऐसा ही क्यों करता है और इससे क्या फायदा हो रहा है, दैट इज नॉट क्लियरली नोन। फिर है फैट सेल्स। फैट सेल्स एक्चुअली जहां जहां पे भी कॉकरोच के जहां जहां भी खाली स्पेसेस है ना वहां पे फैट सेल्स है। तो ये स्टोरेज कर रहा है और ये काफी चीजें स्टोर कर रहा है और फैट भी स्टोर कर रहा है एंड साथ ही साथ यूरिक एसिड भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो काफी सारे यूरिक एसिड ब्लड से लेके स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर्स है। ठीक है ना। तीसरे है नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स स्पेसिफिकली कॉकरोच के हार्ट के पास होते हैं। उसके पेरिकार्डियल साइनस में होते हैं, हार्ट के पास होते हैं और इनका काम भी यूरिक एसिड स्टोर करना है। तो ये तीन एक्चुअल में स्टोरेज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में और ये वाला रिलीजिंग या दैट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा कि अगर स्टोर कर दिया यूरिक एसिड फिर भी वो बॉडी में ही रहा तो हाउ इट इज एक्सक्रीशन। किसी को इसका आइडिया है, कोई लॉजिक तो मुझे बता सकते हो, वरना आई टेल। क्योंकि मैंने कहा ये स्टोर कर रही है यूरिक एसिड, तो अगर यूरिक एसिड स्टोर हो रहा है तो स्टिल इट्स इन द बॉडी, सो व्हाई आर वी कॉलिंग देम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? You understood my questions, didn't you? सर नहीं पता। ओके मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जैसे माइक्रोफिलेंट ट्यूब्यूल्स तो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिक एसिड को रिलीज कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो गया तो फीकल मैटर के साथ बाहर चला जाएगा। तो ठीक है, माइक्रोफिलेंट ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन यूरिकोस ग्लैंड मैंने बताया ये स्टोर करता है यूरिक एसिड को और सिर्फ कॉपुलेशन के टाइम पे रिलीज करता है। फैट सेल्स बॉडी में हर जगह जहां भी स्पेस खाली पड़ी है वहां पे है और ये भी यूरिक एसिड स्टोर कर रहे हैं। नेफ्रोसाइट्स भी हार्ट के आसपास है और यूरिक एसिड को स्टोर कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि चलो मार्फिजन ट्यूब्यूल्स तो बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो बॉडी में ही रिलीज कर रहे हैं, सॉरी बॉडी में ही स्टोर कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज बॉडी में ही स्टोर हो रही है तो फिर आप उसे एक्सक्रीशन क्यों बोल रहे हैं? मैंने एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था आपसे। एनी आइडिया ऑन दिस कि जब बॉडी में ही वो रह गया तो फिर एक्सक्रीशन क्यों है? सर मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ तो क्या लगता है तुमको? सर नहीं पता है। काजल अग्रवाल, शिवम पांचाल, एनीबॉडी? Kajal, whose pass is he your brother or your, I mean, father, or you are using an ID pass for Agarwal? और यहाँ घर में तुम्हें प्यार से पास बुलाते हैं। सर उसके भाई का नाम है।
ओके, हाँ काजल, यू कैन टाइप आंसर्स with or without smileys. No idea, anybody? Okay. तो देखिए बहुत सिंपल सा, देखिए सिंपल सा सोचिए कि देखिए आपके घर में भी तो कई बार काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अ, आपके सिबलिंग्स को छोड़ के जो बेकार की होती है, किसी काम की नहीं होती। तो मतलब अब वो बेकार की चीजें हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको बाहर फेंक दें, ठीक है ना, ठीक है, या किसी कबाड़ी वाले को दे दें या जो भी है, और तो आपका घर की सफाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है ना कि आपके घर में एक स्टोर रूम है, आपने ड्राइंग रूम से और बेडरूम से सारे सामान को उठाया और स्टोर रूम में डाल दिया। अब आपने स्टोर रूम में डाल दिया, वहां कोई नहीं जा रहा, ठीक है ना, इट इज जस्ट स्टोर, लेकिन आपका घर तो साफ हो गया। तो सिमिलरली सोडियम यूरेट और पोटेशियम यूरेट या यूरिक एसिड ब्लड से निकाल के अगर आपने एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया जहां पे वो जस्ट स्टोर्ड है, वापस ब्लड में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपका ब्लड तो साफ हो गया ना, आपके टिश्यूज तो साफ हो गए, आपका घर साफ हो गया, ठीक है ना। अब एक साइड में एक स्टोर रूम के फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, वो इधर उधर जाके बाइंड नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ा रहा है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ा रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं कॉज कर रहा है वो आपके लिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई कॉकरोच के अंदर दो तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, द स्टोरेज एंड द एक्चुअल एक्सक्रीटरी वंस। इसलिए हम मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मार्फिजियन टिब्यूल्स को बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट आप मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं ये पार्ट को मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि अदर आर्थ्रोपोडा में भी कुछ और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम वापस एलिमेंट्री के नाम पढ़ेंगे। ओके, ओके, अटेंशन तो सॉरी मैम, ओके, ना पे अटेंशन तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको दो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वाले लिखवाए हैं। एक लिखवाया मैंने ग्रीन ग्लैंड, ओके। अब देखिए जो ग्रीन ग्लैंड है ना, दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स। इसको हम एंटिनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्रीन ग्लैंड है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, जो अराक्निड्स हैं, यानी स्पाइडर और स्कॉर्पियंस हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉक्सियल ग्लैंड्स हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए हैं, थ्री टाइप्स, ओके। एक मार्फिजियन टिब्यूल्स, इंसेक्टा। दो ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स यानी क्रस्टेशियंस। और तीसरा दी कॉक्सियल ग्लैंड्स ऑफ दी अराक्निड्स, ठीक है, क्लियर। ओके, वापस आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। तो एलिमेंट्री कैनाल पे वापस आए तो कुछ नहीं, आपको समझ में आ गया। फिर माइल्फिजियन टिब्यूल्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट डाल देगा, फिर ये फूड मूव करेगा टुवर्ड्स द रेक्टम। रेक्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है ना पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे रेक्टम में भी काफी पानी एब्जॉर्ब होता है। हालांकि सबसे ज्यादा पानी है तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा ओवरऑल, लेकिन जितनी चीजें ओवरऑल एब्जॉर्ब हो रही हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें उसमें ज्यादा वाटर है, ठीक है। उसके बाद फिर एनएस से फूड बाहर निकल जाएगा जो भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड है, एंड ऑफ कोर्स साथ में नाइट्रोजन बेस द यूरिक एसिड। तो ये है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा तो आपको पता होना चाहिए कि हिपैटिक सी के आर देयर, मार्फिजियन टिब्यूल्स आर देयर, हिपैटिक सी के 6 से 8 होते हैं, और गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती है, और सिलेवरी रिजर्वायर से सलाइवा रिलीज होता है, ग्लैंड में बनता है, ठीक है। और फोर कट, मिड कट, हाइड कट में पार्ट्स डिवाइडेड हैं।
एंड इतना बेसिक सा आइडिया, दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना विल मूव फर्दर टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एनी डाउट्स? नो सर। चलो फिर सारा मिटा देते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स दी रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दी ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, एंड पे अटेंशन, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि आपको बस क्लियर, ठीक है। ओके, आई एम ऑडिबल, क्लियर इनफ फॉर यू? यस सर। Yes, sir. और फिर कर देंगे। ओके ओके, सो नाउ पे अटेंशन, जब सब लोग जरा ध्यान देंगे इस बात पे। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी हैव समथिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ट्रैकिंग सिस्टम में रेस्पिरेशन के लिए हम ट्रैकिंग सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो रीजन है ना, इसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, दिस इज द ट्रैकिया, और ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हेंस द नेम द ट्रैकियल सिस्टम। अब देखिए होता क्या है, कॉकरोच में ना देयर आर स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स, ओपनिंग 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 ओपनिंग, मतलब मान लीजिए एक सेगमेंट ये है द मीजोथोरैसिक, और एक सेगमेंट ये है द प्रोथोरैसिक, दो सेगमेंट के बीच में देयर इज एन ओपनिंग, ठीक है। उस ओपनिंग को हम स्पाइरल बोलते हैं। ये स्पाइरल्स पेयर में रहेंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन, सो दीज ऑकर इन पेयर्स, ठीक है ना। सो दीज स्पाइरल्स ऑकर इन पेयर, और कुल मिला के 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर। अमंग दीज 10 पेयर दो थोरैक्स में है ऑफ कोर्स, एक प्रो और मीजो के बीच में, एक मीजो और मेटा के बीच में, और 8 एब्डोमेन में, 8 है एब्डोमेन में, ठीक है ना। 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, ऐसे करते करते 8 एब्डोमेन में। सो देयर आर 10 पेयर ऑफ स्पाइरल्स, ठीक है। अब हर स्पाइरल, जैसे ये स्पाइरल ओपनिंग हो गई, ये यहाँ पे बनाया, ये स्पाइरल, ये भी स्पाइरल, ठीक है ना। फिर स्पाइरल ऐसे ट्यूब गई, जैसे ये ट्यूब जा रही है, यहाँ ट्यूब जा रही, ये ट्यूब जा रही, फिर ऐसे इसकी ब्रांचेस हो गई, ये ब्रांचेस हो गई, और ये पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। अब सवाल इतना सा पैदा होता है अल्टीमेटली मेरे माइंड में, और किसी के माइंड में पैदा होना चाहिए, वो सवाल ये है कि हमें एग्जैक्टली जरूरत क्या है इतने वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिए पे अटेंशन, कॉकरोचेस की क्या खास बात है कि दे डू नॉट हैव हेमोग्लोबिन, उनके पास ब्लड है, ब्लड में सेल्स हैं, प्लाज्मा है, लेकिन हेमोग्लोबिन नहीं, ना ही कोई और दूसरा पिगमेंट है, जैसे हेमोग्लोबिन ना मोलस्क के पास भी नहीं है, मोलस्का के पास भी नहीं है। अच्छा, अगर मोलस्का के पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो उनके पास दूसरा पिगमेंट है, नोन एज हेमोसियानिन। तो हेमोसियानिन काम वही करता है जो हेमोग्लोबिन करता है। तो इन शॉर्ट इंसेक्टा के पास हेमोग्लोबिन यानी कोई भी दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। इसका मतलब कॉकरोच का जो ब्लड होगा ना कलरलेस होगा, लिम्फ जैसा होगा, इसलिए हम उसके ब्लड को कभी कभी हेमो लिम्फ भी बुलाते हैं। तो कॉकरोच का जो ब्लड है ना वो कलरलेस है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं। अब क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे करें, ऑक्सीजन डिलीवर कैसे करें, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई खास रोल नहीं है इन द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन में सर्कुलेटरी सिस्टम कोई खास रोल प्ले नहीं कर रहा है। आपका तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, आपका ब्लड ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसफर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस का कोई रोल नहीं है ब्लड के पास। तो सारा का सारा ठेका या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ली है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हर कोने कोने में जाके, हर टिश्यू के पास जाके ऑक्सीजन डिलीवर करके आता है, ठीक है। कैसे, आइए यहाँ देखते हैं कि ये ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आए, ठीक है। ये ट्रैकिया है, और जैसे आपके ट्रैकिया में ऐसे नहीं होती रिंग्स, द ट्रैकियल रिंग्स, ताकि आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना करे प्रेशर की वजह से, वैसे इसके ट्रैकिया में भी ना ये रिंग्स हैं, ये दीज रिंग्स, एंड दीज रिंग्स मैंने यहाँ लेबल किया, इसको बोलते हैं टेनिडिए। तो टेनिडिए रिंग्स हैं, ऑफ कोर्स कॉकरोच में क्या मिलेगा, काइटिन मिलेगा मोस्टली, तो काइटिनस रिंग्स हैं, ठीक है ना। और काइटिनस रिंग्स ऑफ द टेनिडिए, और एक वाल्व भी है, ये छोटी सी वाल्व बनाएंगे, हालांकि दैट लेबलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने लेबल भी नहीं किया, दैट इज वाल्व, खैर तो छोड़ दो। तो रिंग्स है जो सपोर्ट कर रही है, ऊपर एपिथेलिया भी है, उसमें कोई कंपार्टमेंट्स नहीं है, तो आप बोल सकते हैं सिंसाइशियल एपिथेलिया, सिन मतलब फ्यूज,
साइटोप्लाज्म, तो सिंस्टाइशियल जैसे आपका वो होता है ना, फंजाई होता है वो, सिनोसेटिक फंजाई, वैसा किस्म का है ना। तो सिंस्टाइशियल एपिथेलियम विदाउट एनी कंपार्टमेंट्स, क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ब्रांचेस हो गई, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच हुई, और फिर ये ऑक्सीजन मान लो ये गई 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 हर एक ब्रांच में जाएगी। मैंने बाकी ब्रांच में दिखाई नहीं, मतलब ऐसे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, तो बाकी ब्रांच में जाएगी और जाके ये, अब ये क्या है, यहाँ पर ये सारे सारे टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड बोलो ब्लड बोलो एक ही बात है, खुला खुला घूम रहा है, टिश्यू फ्लूइड ब्लड सब मिक्स हुआ हुआ है, सब एक ही बात है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पूरा ब्लड ब्लड है, तो ये यहाँ पे ब्लड में आ गई, थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा होके यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यूज में, दीज आर द टिश्यूज, ठीक है ना, दीज आर द टिश्यूज। तो अब एक एक यहाँ पे हो गया, एक आधे रास्ते में, आधे रास्ते से दूसरा आ गया, तो एक यहाँ पे, एक इधर से किधर से आ गया, तो पूरी बॉडी में फैला हुआ है द ट्रैकियल सिस्टम, और इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब वही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगी, वो जाएगी 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 जाएगी, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूजिबल थ्रू द एक्सोस्केलेटन, तो वो उसके कॉकरोच की ओवरऑल बॉडी से ही बाहर निकल जाएगी, उसके एक्सोस्केलेटन को पार करके सीधा बाहर निकल जाएगी। थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास यहाँ से ही बाहर जाएगी स्पाइरकल से। तो इस तरीके से, अच्छा, कॉकरोच को कब रेस्पायर करना है कब नहीं करना है, वो अपने स्पाइरकल को खोल के बंद करके कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ मसल्स भी हेल्प करती हैं, उन मसल्स का नाम है टर्गो स्टर्नल मसल्स, मतलब टर्जा, और स्टर्ना मतलब कि डॉर्सल स्क्लेराइड एंड वेंट्रल स्क्लेराइड को जोड़ने वाली मसल्स, वो भी काम करती है, टर्गो स्टर्नल मसल्स। टर्गो स्टर्नल मसल्स, ठीक है। सो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। ओके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है ना। आप में से कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ना तो ये ट्रैकियल सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, ना इतना ज्यादा मेंशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो है ना, तो यू माइट लूज इंटरेस्ट इमेजिनिंग दिस कि नीट के एग्जाम में तो ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा है, तो यू माइट नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा चीजें याद करें, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझ लें, ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़े तो वो एनसीईआरटी याद रहे, ठीक है। यस तो मेरा, सर। आप बताइए काजल कुछ कह रहे हैं। यस सर बोल रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई मोटो नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा याद करो, मैं आपको कहूंगा मैंने कि आप कुछ एक्स्ट्रा याद करो, क्यों अपने दिमाग के अंदर ज्यादा बोझ डालेंगे एक्स्ट्रा याद करने में। तो याद कुछ एक्स्ट्रा मत करो, बस कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो माइंड में रखो, ताकि थोड़ा सा एक बार सुन लो अच्छे से ध्यान से, ताकि आपको एनसीईआरटी की चीजें चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें। और जब आपको ये सारी चीजें क्लियरली बताऊंगी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होगा, सब कुछ चीजें क्लियर होंगी, तो आपको ओवरऑल कॉकरोच जब क्लियर रहेगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एग्जाम देने जाओगे ना, आपको पता होगा अरे मुझे काफी चीजें पता है, मुझे कॉन्सेप्ट चीजें पता है, मुझे माइंड में बोझ कर याद करने की जरूरत नहीं है। तो दैट विल गिव यू प्रेटी मच कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग बायोलॉजी। और जितना कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होगा ना, देखिए आपका पेपर इस बात पे मैटर नहीं करता वो कितना आता है, वो उस बात पे मैटर करता है कि आपको कितना लगता है कि आपको कितना आता है, ठीक है ना। तो इट इज pretty much about the feeling good about your knowledge and feeling good about your confidence. So knowing biology pretty much, at least whatever the thing you study, will give you a self confidence. मुझे बायोलॉजी आती है, जैसे तो क्या पूछ लेगा, मैंने बहुत पढ़ा, ठीक है ना, आई नो, है ना, पूछ तू क्या पूछता है, ऐसा वाला एटीट्यूड से जब जाओगे ना एग्जाम में, पूछ क्या पूछेगा तुमसे, आई नो, ठीक है। तो फिर यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स दैट कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू तो गुड डू गुड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आज। तो ऐसा नहीं होता कि आपका माइंड तो एक ही है ना, उसमें अगर कॉन्फिडेंस एक सब्जेक्ट को लेके आएगा तो वो बाकी सब्जेक्ट को भी हेल्प करेगा। तो डोंट वरी, मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने के लिए बोल रहा हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट में, तो आपको ताकि एनसीईआरटी आता है। तो ऐसा सपोज किसी को डाउट है इसमें तो ठीक है, वरना विल मूव फर्दर। और मुझे फर्दर ना दो तीन चीजें बतानी, थोड़ा सा पार्ट निकालूंगा, लेट्स से ये वाला, तो स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से ले लीजिए, विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट, एक दो चीजें मुझे और बात करनी है। सर आपने टर्गो स्टर्नल मसल्स के बारे में कुछ बताया था अभी।
हाँ मैंने बोला कि ये वो मसल्स है, जैसे काजल तुम्हारे रेस्पिरेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं? हाँ, भाई तुम जब सांस लेती हो छोड़ती हो तो कौन सी मसल्स काम करती हैं भाई? अरे तुमको पता है, ये बहुत सिंपल है, ये पढ़ा है तुमने, रेस्पिरेशन। याद करो जरा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें कौन सी मसल्स का नाम लिया जाता है बार बार? पल्मोनरी। सर इंटरकोस्टल मसल। पल्मोनरी हाँ मतलब हाँ, अच्छा अरे वो। इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स, तुम्हारे रिब्स की मसल्स और तुम्हारे डायफ्राम की मसल्स। ठीक है काजल, यस सर। वही काम करती है ना कि कोई और काम करती है? ये तो क्वेश्चन भी आता है बीबी के नीट के एग्जाम में। हाँ सर, ओके, इंस्पिरेशन करके। हाँ, तो इंटरकॉस्टल काम कर रही है, डायफ्राम की कर रही है। वैसे इसकी रेस्पिरेशन में कोई मसल्स होंगी जो बार बार इसकी बॉडी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा रही होंगी थोड़ी को, है तो सारा प्रेशर का खेल ही ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो हवा बाहर गई, रिलैक्स किया तो हवा अंदर है, तो सब प्रेशर का खेल। तो वो जो मसल्स है ना जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, वो टर्गो स्टेनो कनेक्ट करने वाली हैं, ऐसे लंबी सी मसल्स हैं, तो ऐसे 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 उसकी बॉडी को करा रही है ताकि वो इजिली रेस्पायर करे। ऐसे सांस ले रहा है ना वो कॉकरोच भी, ठीक है ना? तो वो मसल्स को बोल रहे हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। टर्जा द डॉर्सल पार्ट, स्टर्ना द लोअर पार्ट, दोनों कनेक्ट कर रही हैं, तो दोनों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा रही है ताकि वो इजिली सांस ले सके कॉकरोच। स्पायरिकल्स खोले बंद करे, उस सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? यस सर। ओके, तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का हो गया। अभी क्योंकि हम कॉकरोच ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं, तो हम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर आर्थ्रोपोडा के साथ क्या क्या होता है। तो आर्थ्रोपोडा की जब मैं बात करूं, मैं लिख लेता हूँ डिस्कस। ओके फ्रेंड्स, तो पे अटेंशन, मैंने यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको, ठीक है? सो वी हैव गिल्स, ठीक है? ओके, सो ट्रैकियल सिस्टम इज फॉर इंसेक्टा, है ना? जैसे कि बटरफ्लाई, मस्किटो, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इन सब के लिए तो वी हैव द ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन आर्थ्रोपोडा तो और भी हैं। तो जो क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, वो पानी में रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर नहीं करेंगे, दैट इज फॉर एयर। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स हैं, गिल्स, तो दे रेस्पायर में गिल्स। अब गिल्स अगर इस फॉर्म में होना है, ऐसे इस तरीके से, जैसे ये नजर आ रहा है नीचे आपको, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं जब गिल्स के, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुक रखी है, कोई मोटी सी किताब रखी है, इसके पेजेस हैं, ऐसा नजर आ रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ऐसे अगर गिल्स होते हैं इस फॉर्म में, जैसे बुक रखी हो, तो प्रिमिटिव टाइप के गिल्स हैं, उसको बोलते हैं बुक गिल्स। वो आपको प्रिमिटिव टाइप के क्रस्टेशियन में मिलेगा, दैट इज किंग क्रैब, आल्सो नोन एज लाइमुलस। अब लाइमुलस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इट इज आल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल जानते हैं आप लोग? पता आपको लिविंग फॉसिल के बारे में? व्हाट इज लिविंग फॉसिल? हम आंसर देंगे मेरे को स्वामी। यस स्वामी, व्हाट इज द लिविंग फॉसिल?
बेटा मैसेज में टाइप कर सकते हो अगर आपका माइक नहीं चल रहा, और माइक चल रहा तो एटलीस्ट से यस सर और नो सर, आई डोंट नो सर, or whatever option you have. I'm not like an idiot. I was just asking you, and you won't be even responsible enough for responding at least. If you don't know, just say I don't know. मैं तो कुछ कहना थोड़ी है उसके लिए कि नहीं पता आपको, क्यों नहीं पता आपको. ब्यूटी सर कुमारी, एक्सटेंट ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स? एक्सटेंट ग्रुप्स सर। एक्सटिंक्ट को लिविंग फॉसिल बोलते हैं हम. फॉसिल किसको बोलते हैं फिर? फॉसिल Fossil, that's so many 4 years. That's ओके, ठीक है. कृति पवार, हाँ कृति. बेटा 1 मिनट काजल, कृति से पूछना हूँ. Can I repeat the question? Surely I can. What are living fossils? Muhammad Arwaz says that, sir, organisms that are of fossil time. Okay. Sayyid Zishan. So organism that is a living example of an extinct group. Okay. सबके माइक खराब काम कर रहे हैं, सब लोग टाइप करके आंसर दे रहे हैं. That's good. Organism that is living. सर मतलब लिविंग फॉसिल है तो हाँ मतलब जी. कि किसी भी लिविंग का कोई पार्ट जो कि फॉसिल टाइम का हो उसे लिविंग फॉसिल कहेंगे. मतलब लिविंग का कोई पार्ट जो फॉसिलाइज्ड हो. मतलब हिमांशी says लिविंग organism which are closely ऑर्गेनिज्म. to extinct ones. Okay. हाँ. यस. ओके ठीक है. अभी मैसेजेस में से ना आप हिमांशी का आंसर ऐड कर लीजिए, कृति का आंसर ऐड कर लीजिए, और पलक त्रिपाठी का आंसर ऐड कर लीजिए. ठीक है. इन तीनों के आंसर आप ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया. ठीक है ना. और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, याद रखिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द लिविंग फॉसिल? कॉन्सेप्चुअल चीज है. देखिए पहले समझिए फॉसिल क्या है. व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे ये बता दे कि प्रिमिटिव टाइम में ऑर्गेनिज्म इस तरीके के रहा करते थे. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मुझे बता दे कि प्रिमिटिव टाइम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरीके के रहा करते थे, एक्स वाई जेड जैसे भी तरीके के रहते थे, उनका मुझे एक हिंट दे दे तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? उसको फॉसिल बोल दूंगा. ठीक है. तो फॉसिल तो ये हो गया. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोन मिली, या आपको पता है ना कि पहले ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते थे, उनकी बोन्स ऐसी रहती थी. या आपको स्कल मिला तो वो भी ये बता रहा है चीख चीख के कि देखो पहले स्ट्रक्चर ऐसे हुआ करता था. इवन कोई प्रिंट मिला, ठीक है ना, तो वो भी बता रहा है कि ऐसा रहा करता था एक ऑर्गेनिज्म. दैट इज ऑल फॉसिल्स. ठीक है ना. जो भी आपको whichever things takes you out in past and tells you okay these kind of organisms used to live in past, उसका एक हिंट दे, एक आइडिया दे, दैट इज अ फॉसिल. अब लिविंग फॉसिल मतलब जीता जागता फॉसिल. अब हुआ क्या कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टाइम के साथ में ना चलता रहा. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे आप टू बी लाइक इसी तरह हाइपोथेटिकली लीजिएगा. लेट्स से मैं, ठीक है, और लेट्स से मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति आ जाए और कुछ भी आ जाए, कुछ भी ऐसा हो कि मैं एक्सटिंक्ट ना हो या हम कुछ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एक्सटिंक्ट ना हो और बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएं. ठीक है ना. तो लाखों को 10 लाख 20 लाख साल बाद या तो 1-2 करोड़ साल बाद, ठीक है ना, जब उस टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे और हम भी अगर उस वक्त जी रहे होंगे तो उनको हमारी बोन्स की जरूरत नहीं है, स्कल की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म रहा करते थे.
मैं जीता जागता प्रूफ हूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे 2 करोड़ साल पहले। तो वो ऑर्गेनिज्म जो टाइम के साथ एक्सटिंक्ट नहीं हुए और ज्यादा चेंज भी नहीं हुए, तो वो आ, आज के ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल नहीं करते, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करते हैं। जैसे किंग क्रैब है, वो आज के लिए क्रैब से रिजेंबल नहीं करेगा, वो बहुत बड़े जाइंट साइज का होता है। हाँ, लेकिन वो प्रिमिटिव बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, रिजेंबल करता है। वो बहुत साल पुराना है, वो उतना पुराना है कि वो बस सीधा बता रहा है कि प्रिमिटिव टाइम में ऑर्गेनिज्म, उसके कैरेक्टर्स बहुत सारे प्रिमिटिव टाइप के, जैसे बुक गिल्स होना, ठीक है ना, ये प्रिमिटिव टाइप कैरेक्टर है जो उसके पास है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, और एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं आपको प्लांट में बताता हूँ, मैं आपको एनिमल बताऊँ तो देयर इज लाइमलस द किंग क्रैब, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लांट में बड़ा अच्छा एग्जांपल है गिंको। गिंको, इट्स अ जिम्नोस्पर्म आई सपोज, आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड दैट इज अगेन अ लिविंग फॉसिल। जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट, एक बार देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट दैट मच इनटू बॉटनी, लेकिन गिंको भी एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे किंग क्रैब इज अ लिविंग फॉसिल, और इसके पास बुक गिल्स होते हैं। और बुक लंग्स जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो अराक्निड्स यानी स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस के पास रहेंगे, एंड दैट इज बुक लंग्स। वो बुक गिल्स जैसे होते हैं, बस फर्क ये रहता है कि वो एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उनको हम लंग्स बोल देते हैं। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन अलग अलग आर्थ्रोपोडा में कैसे है। गिल्स फॉर प्रॉन्स, बुक गिल्स फॉर किंग क्रैब, बुक लंग्स फॉर arachnids, and most importantly, tracheal system for the class Insecta. So I suppose this is clear to you. We should move towards the next topic, and that is pretty much the circulatory system. Any doubts? No, sir. ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्लड और हार्ट। बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टुडे, तो मैं आपको सिर्फ ब्लड के बारे में बताऊंगा, और हार्ट के बारे में बात, और फिर अदर सिस्टम्स के बारे में बात, जैसे कि नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वी विल बी टॉकिंग हियर टुडे अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड ऑफ द, और उसके मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए।
ओके, तो फटाफट से हम समझेंगे कि क्या चल रहा है, बेसिक बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ पे टेंशन, कॉकरोच के ब्लड में देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ना हेमोग्लोबिन ना हेमोलिन, कॉकरोच इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है तो कलरलेस है ब्लड, और कलरलेस है तो लिम्फ जैसा है, इसलिए ब्लड लिम्फ जैसा है तो हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। तो है क्या ऐसे ब्लड में? प्लाज्मा है, द लिक्विड कंपोनेंट, सेल्स हैं, सेल्स दो तरीके के हैं, एक WBC जैसे द फैगोसाइट्स जो पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करते हैं, उन्हें किल करते हैं। एक दूसरे सेल्स हैं हेमोसाइट्स जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं रहा, CO2 तो हो नहीं रही, तो ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, वो सब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो हेमोसाइट्स ट्रांसपोर्ट के लिए, फैगोसाइट्स फैगोसाइटोसिस। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पता है आपको, खुला खुला घूमता है ब्लड, और खुला खुला घूमता है ब्लड इनटू ओपन साइनसेस। अब साइनस किसको बोलते हैं? ओपन स्पेसेस को बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, these are the open spaces, एक ओपन स्पेस, दो ओपन स्पेस, तीन ओपन स्पेस, और चौथा हेड साइनस। तो 4 साइनस है। पहले तो आप देखिए कि साइनस बने क्यों हैं इतने बड़े बड़े। इसकी बॉडी में 2 डायफ्राम्स रहते हैं, जैसे आपके डायफ्राम होते हैं ना, वो तो मस्कुलर होते हैं, ये सिंपल एपिथेलियल डायफ्राम है। तो डायफ्राम्स की वजह से 2 लाइन खींच दी बीच में, तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 1 2 3। अब ये वाला जो डॉर्सल वाला रीजन है ना, कॉकरोच का मतलब ये कॉकरोच है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे खड़ा है, और हम साइड से देखें तो जो डॉर्सल रीजन है ये वेंट्रल रीजन है। तो डॉर्सल रीजन में क्या रहता है? कॉकरोच के हार्ट रहता है। आपका हार्ट वेंट्रल है, क्यों? क्योंकि आप वर्टिब्रेट हो, कॉकरोच इनवर्टिब्रेट है। कॉकरोच का हार्ट कैसा होगा? डॉर्सल, तो इसका डॉर्सल एंड में हार्ट है। तो ये ओपन स्पेस जहां पे पूरा पूरा ब्लड घूम रहा है, इसको बोलते हैं हम हार्ट का साइनस, यानी पेरिकार्डियल साइनस। कहां है ये? डॉर्सल साइड में। अब इसका नर्व कॉर्ड या नर्वस सिस्टम कहां है? वेंट्रल साइड में। आपका कहां है? डॉर्सल साइड में। आपकी स्पाइन कॉर्ड डॉर्सल साइड में, लेकिन आप कॉर्डेड है, ये नॉन कॉर्डेड है। इसका वेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां है? वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रल साइड में क्या दिखेगा आपको? न्यूरल साइनस, तो बोलते हैं पैराई न्यूरल साइनस। साइनस मतलब ओपन स्पेस। तो एक पैराई न्यूरल साइनस हो गया, एक पैराइकार्डियल साइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 साइनस के बाद द पैराइकार्डियल एंड पैरान्यूरल, पैरान्यूरल के बाद बीच में विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं, विसरा। तो ये हो गया पैराई विसरल साइनस। मैं हट जाऊंगा ना, समझ आएगा। पैराई विसरल साइनस, तो पैराइकार्डियल, पैरान्यूरल एंड पैराई विसरल साइनस, जहां पे खुला खुला पूरे में क्या घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है, बिकॉज दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल के बाहर भी क्या था? ब्लड था, जहां से मर्फिजन टेब्यूल्स सीधा इसमें नाइट्रोजन को रिलीज कर रहा है। डायफ्राम में छोटी छोटी ओपनिंग्स भी हैं, ताकि ब्लड इधर से उधर, उधर से इधर मूव कर सके, चारों डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर? सो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट। अच्छा, हेमोसील, अब वो बॉडी कैविटी जो ब्लड से भरी हो, सील फिल्ड विद ब्लड इज आल्सो नोन एज हेमोसील। जिसका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, उनके पास हेमोसील रहेगी। अच्छा, हार्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ये डायग्राम याद रखिएगा। इस डायग्राम के बेसिस में मैं इसके हार्ट की फंक्शनिंग बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मेरी तरफ से आज के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। सर साइनस मतलब आपने क्या बताया? बेटा साइनस मतलब ओपन स्पेसेस होती हैं। तो हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ना बेटा हमेशा बोलते हैं कि ब्लड फ्लोज इनटू ओपन साइनसेस, ठीक। तो ओपन साइनसेस क्या है? लाइक खुले खुले स्ट्रक्चर जहां पे कोई चीज मूव कर सके, ठीक है। ओके सर। ठीक है। Thank you, sir. Anybody? Yes, Shivani. I know I have to go. I'm just leaving. Anybody else? Any other doubt? No, sir. चलिए फिर, then see you in the next class and thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.